Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic factors affecting oral presentation. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मौखिक प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य तत्व हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्वों को। इन तत्वों में से जो सबसे पहला तत्व है, सबसे पहला फैक्टर है, दिस इज द नेचर ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण की प्रकृति। संदेश की प्रकृति एवं इसका प्रस्तुतिकरण इसके प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। प्रस्तुतिकरण के समय यदि दोनों पक्षों का दृष्टिकोण सामने रखा जाए तो कुछ दशाओं में प्रभावशीलता बढ़ जाती है। कुछ दशाओं में केवल प्रस्तुतिकरण के समय प्रस्तुतकर्ता का दृष्टिकोण ही सामने रखने से काम चल जाता है। यानी कि आप का प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत करने का नज़रिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, वो दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को सामने रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है, इससे प्रस्तुतिकरण की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे संदेश की प्रकृति क्या है और इसका हमारे प्रस्तुतिकरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब तक हमें इस बात के बारे में जानकारी नहीं होती है, तब तक हम अपने प्रस्तुतिकरण की प्रभावशीलता को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मिलर और कैम्पबेल ने भी इसके रेफरेंस में एक स्टडी की थी और उन्होंने फाउंड आउट किया था कि दो दृष्टिकोणों के बीच में जो समय की लंबाई होती है उसका प्रस्तुतिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम बात कर रहे हैं प्रस्तुतिकरण की, तो एक तो हो गया जो प्रस्तुतिकरण दे रहा है और दूसरा हो गया उसके श्रोता। दोनों के बीच में जो दृष्टिकोण है या दोनों का जो दृष्टिकोण है उसके समय की लंबाई को अच्छी तरीके से प्रस्तुतकर्ता को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उसकी प्रस्तुतिकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरे तत्व की बात करते हैं। दूसरा तत्व है इसके अंदर श्रोतागण, यानी कि ऑडियंस। अपने आप में ही ये सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं प्रस्तुतिकरण के समय। आत्म प्रतिष्ठा का तत्व श्रोताओं को एक दृष्टिकोण की ओर मोड़ने में महत्वपूर्ण होता है। अतः श्रोताओं की व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रस्तुतिकरण को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करती हैं। श्रोताओं के हाव भाव क्या हैं, उनकी ध्वनियाँ क्या हैं, प्रस्तुतकर्ता द्वारा उनसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी सहजता क्या है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि श्रोताओं पर प्रस्तुतिकरण का किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। और जैसा प्रभाव पड़ रहा है उसके अनुरूप ही प्रस्तुतिकरण में सुधार किया जाना जरूरी होता है और ये सुधार तुरंत किया जाना चाहिए। तीसरा तत्व होता है इसके अंदर अनुगामिता। अनुगामिता का मतलब क्या होता है? अनुगामिता यानी कि जो आपके ऑडियंस हैं वो कितना तेज़ी से आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, कितना आपको फॉलो कर रहे हैं, वो उनकी अनुगामिता कहलाएगी। मतलब फॉलो करना, टू फॉलो। अनुगामिता कब होती है सबसे ज़्यादा? जब श्रोता प्रस्तुतकर्ता की ओर आकर्षित हो रहे होते हैं, जब प्रस्तुतकर्ता अपने प्रस्तुतिकरण में ऐसे तथ्यों को सामने रखता है जो श्रोताओं के लिए उत्सुकता पैदा करने वाली हो, तो क्या होगा, उनकी अनुगामिता उस समय सबसे अधिक होती है, क्योंकि उस समय वो सबसे ज़्यादा प्रस्तुतकर्ता की तरफ आकर्षित होते हैं। और अगर श्रोता प्रस्तुतकर्ता को पसंद नहीं करेंगे तो प्रस्तुतिकरण प्रभावी नहीं होगा। तो प्रस्तुतकर्ता को पसंद करें श्रोतागण, इसके लिए जरूरी है कि प्रस्तुतकर्ता के द्वारा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को उनके सामने लाया जाए, अपनी बात को बहुत ही शानदार तरीके से कहा जाए, जिससे कि उनके अनुगामिता के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएं। इसकी विधि क्या है अनुगामिता प्राप्त करने की? सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी साधारण प्रार्थना करनी है, यानी कि एक रिक्वेस्ट करना है अपनी ऑडियंस से कि वो उसकी बात को बहुत अच्छे से सुने और ध्यान दें उसकी बात पर जो वो कहना चाह रहा है। और कोई बड़ी प्रार्थना की जाए तो क्या होता है, उससे अनुगामिता को प्राप्त करने की संभावना और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो बीच बीच में छोटी या बड़ी प्रार्थनाएं करना सही रहता है, जिससे कि आप अनुगामिता को प्राप्त कर सकते हैं। अगला तत्व आता है इसके अंदर आज्ञा पालन।
टू ओबे। आज्ञा पालन हमारे समाज में एक विशेष महत्व रखती है। आज्ञा पालन आप किस व्यक्ति की करते हैं? जो आपसे बड़े होते हैं, चाहे वो उम्र में बड़े हैं, चाहे वो पावर में बड़े हैं। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग स्टेटस पर पर्सन्स काम कर रहे होते हैं ना, जिनके पास अलग अलग जॉब्स होती हैं, अलग अलग जॉब प्रोफाइल होता है। तो किसी का जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है कि उसके पास पावर अधिक होती है और किसी के पास पावर कम होती है। तो जिसके पास पावर ज़्यादा होती है उसके अंडर में काम करने वाले लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और अगर आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है उनको पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा, सज़ा उन्हें मिलेगी और उन्हें उस सज़ा को भुगतना होगा। अगर प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है और प्रस्तुतिकरण अगर उनके जो श्रोता हैं, जो प्रस्तुतिकरण दे रहा है उनके जो श्रोता हैं वो अगर कनिष्ठ पदाधिकारी हैं, यानी कि छोटे पदाधिकारी हैं, और एक वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है, तो जो संदेश दिया जा रहा है उसको वो आगे समझकर अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे और उसकी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, प्रस्तुतिकरण देने वाला कौन है? कनिष्ठ अधिकारी। प्रस्तुतिकरण देने वाला कौन है? कनिष्ठ अधिकारी। और सुनने वाले कौन है? श्रोता, वरिष्ठ अधिकारी। तो फिर आपको अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से कहना होगा उनके सामने, यानी कि प्रस्तुतिकरण के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। दैट इज क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, मुख के भाव एवं धोखा। अनेक श्रोता उन संवेगों को प्रदर्शित करते हैं जो वो अनुभव नहीं कर रहे हैं तथा उनको छुपा लेते हैं जो वो अनुभव कर रहे हैं। होता है कभी कभी जब आप अपनी बात कह रहे होते हैं तो श्रोता भी कभी कभी बहुत चालाक होते हैं और जो भाव उनके चेहरे पर आने चाहिए उन भावों को प्रदर्शित नहीं करते हैं, और जो अनुभव नहीं कर रहे हैं उनको वो दिखाते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो प्रस्तुतिकरण देने वाला बंदा है या जो प्रस्तुत करता है वो कंफ्यूज हो जाता है, धोखे में आ जाता है, और उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रभावित हो जाता है। जैसे नेता राजनीति में, चिकित्सक रोगी के समक्ष, अभिनेता अभिनय के समय प्राय ऐसा करते हैं। तो ऐसे श्रोताओं के समक्ष जब आप अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं तो जो प्रस्तुत करता है वो उनके सही भावों को नहीं पढ़ पाता है और इससे उसका प्रस्तुतिकरण क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। तो ये जो मुख के भाव हैं और जो धोखा रहता है उसको भी प्रस्तुतकर्ता को बहुत अच्छी तरीके से समझने में एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उन मुख के भावों को नहीं समझ पाएगा अच्छी तरीके से तो कहीं ना कहीं उसका अपने प्रस्तुतिकरण पर प्रभाव पड़ता है और वो सही से अपने प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत नहीं कर पाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर। अगला है इसके अंदर प्रस्तुतकर्ता का व्यक्तित्व। सबसे बड़ी बात क्या है कि पर्सनैलिटी फैक्टर बहुत मायने रखता है। जो प्रस्तुत करता है उसका पर्सनैलिटी फैक्टर क्या है, वो उसके प्रेजेंटेशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। यदि मान लीजिए कि जो ऑडियंस है वो उसके व्यक्तित्व से, उसकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, तो क्या होगा? एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है आपकी ऑडियंस की। और अगर प्रभावित नहीं है तो फिर आपको एक नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। सकारात्मक प्रतिक्रिया की संभावना उतनी ही क्षीण होती चली जाती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगली बात करते हैं हम ना, आवाज़, वॉइस। प्रस्तुतकर्ता का प्रभाव प्रस्तुतिकरण पर बहुत होता है। मेन तो प्रस्तुतकर्ता ही है और उसी की वजह से प्रस्तुतिकरण या तो हिट हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा। जिस कक्ष में प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है, यानी कि जैसा कक्ष है उसके अनुसार ही आवाज़ का प्रयोग किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही स्वर में उतार चढ़ाव होना चाहिए, आवाज़ की ऊंचाई में उचित परिवर्तन होना चाहिए, आवाज़ की गति में प्रॉपर एक बैलेंस होना चाहिए, किसी शब्द विशेष पर अधिक या कम बल देना आदि बातें ध्यान में रखते हुए ही हमें अपना प्रस्तुतिकरण देना चाहिए, जिससे कि उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके। भाषा अवरोध अगला पॉइंट है इसके अंदर। भाषा संबंधी अवरोध यदि अधिक है तो प्रस्तुतिकरण क्या हो जाएगा? आपका निष्प्रभावी हो जाएगा। और जितना आप अवरोध कम रखेंगे भाषा से संबंधित,
भाषा से संबंधित उसी अनुपात में प्रस्तुतिकरण आपका प्रभावी होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, शब्दोच्चारण। शब्दों का उच्चारण बहुत मायने रखता है। जब प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं उस समय आपके शब्दों के उच्चारण की शुद्धता बहुत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप शब्दों के उच्चारण को अधिक से अधिक फॉलो करेंगे उतना ही प्रस्तुतिकरण आपका प्रभावशाली होता चला जाएगा। अदरवाइज आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रभावहीन हो जाएगा। अगला है इसके अंदर आसन। आसन का मतलब क्या है? प्रस्तुतकर्ता के खड़े होने, बैठने और झुकने का जो ढंग है वो भी प्रस्तुतिकरण पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है। एक ही आसन में आपको स्थित नहीं रहना है, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी जल्दी आपको स्थिति नहीं बदलनी है। दोनों ही चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका प्रस्तुतिकरण प्रभावहीन हो जाएगा। जैसे टीचर के द्वारा क्लास ली जाती है, तो क्लास के समय जब कक्षा में व्याख्या दी जाती है किसी भी विषय के ऊपर, तो क्या करते हैं टीचर है ना, वो अपने प्रस्तुतिकरण को प्रभावी रखने के लिए अपनी स्थिति को परिवर्तित करते रहते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से स्थिति को परिवर्तित नहीं करते हैं। अगली होती है इसके अंदर अंग मुद्रा, यानी कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जो प्रस्तुत करता है उसकी विभिन्न अंग मुद्राएं प्रस्तुतिकरण पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं, या तो प्रभावी बना देंगी या फिर उसको प्रभावहीन बना देंगी। आवाज़ में जिस तरह से आप परिवर्तन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अंग मुद्रा में भी उचित परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि आप अपने प्रस्तुतिकरण को और ज़्यादा प्रभावी बना सकें। अगला आता है इसके अंदर ज्ञानात्मक अवरोध, यानी कि नॉलेज फैक्टर आ गया है यहाँ पर, नॉलेज बैरियर। जो आप विषय पर जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। श्रोताओं और प्रस्तुतकर्ता की जो भावनाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, अनुभव हैं, अहम दृष्टिकोण हैं और व्यवहार है, वो जितना एक दूसरे के प्रति अनुकूल होंगे उतना ही प्रस्तुतिकरण प्रभावी होता चला जाएगा, अदरवाइज प्रभावहीन हो जाएगा। अगला आता है इसके अंदर पॉइंट श्रवण, यानी कि सुनना, लिसनिंग। यदि श्रवण प्रक्रिया प्रभावी है तो प्रस्तुतिकरण भी प्रभावी होगा। जितना ध्यान से ऑडियंस आपकी बातों को सुनेगी उतना ही प्रस्तुतिकरण आपका सही तरीके से चलता चला जाएगा, अदरवाइज प्रभावहीन हो जाएगा। अगला इसके अंदर यांत्रिक उपकरण। यांत्रिक उपकरण का मतलब जिन इक्विपमेंट्स का आपके द्वारा यूज़ किया जा रहा है प्रस्तुतिकरण में, जो भी काम करने वाले उपकरण हैं यदि ठीक तरीके से काम कर रहे हैं तो उसका प्रस्तुतिकरण पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है और प्रभावी प्रस्तुतिकरण आपका बन जाता है। लेकिन अगर इन उपकरणों में कोई कमी आ जाए तो क्या होगा, प्रस्तुतिकरण उतना प्रभावशाली नहीं होगा। जैसे कि कंप्यूटर का प्रयोग करते हो आप, माइक है, बल्ब, ट्यूबलाइट, LCD प्रक्षेपक होते हैं और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई खराबी आ जाती है इनमें तो प्रस्तुतिकरण आपका उतना प्रभावी नहीं रह पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चहलकदमी। चहलकदमी का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कि जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं तो कभी कभी घबराहट की वजह से चहलकदमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे आपकी प्रस्तुतिकरण पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप एक ही जगह पर खड़े होकर अपना प्रस्तुतिकरण देते रहेंगे तो भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इसी वजह से आपको चहलकदमी करनी है, लेकिन उस तरीके से जिससे कि आपके प्रस्तुतिकरण पर उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। और लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर मंचीय वाद विवाद। क्या मतलब है? यदि प्रस्तुतकर्ता और श्रोता के बीच प्रस्तुतिकरण को लेकर वाद विवाद अधिक हो जाता है तो फिर ये एक आपका अच्छा प्रस्तुतिकरण नहीं माना जाएगा। जो वाद विवाद शंका समाधान की एक सीमा होती है, अगर उस सीमा तक ये वाद विवाद रहता है तब आपका प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें प्रस्तुतिकरण देते समय ध्यान रखना चाहिए। ओके, थैंक यू।